नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। सबसे पहले हम पाठ से संबंधित शब्दार्थों की यदि बात करें तो ये कुछ शब्द जो पाठ में आए हैं उनके शब्दार्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला शब्द है रिवायती, जिसका अर्थ है पारंपरिक यानी परंपरा से जुड़ा हुआ। अगला शब्द है सजदा यानी खुदा के आगे सिर झुकाना या माथा टेकना। फिर है स्केच अर्थात चित्र। अतर यानी सुगंध या इत्र। पाकीज़गी पवित्रता अर्थात शुद्धता। मज़हबी धर्म विशेष से संबंध रखने वाला या रखने वाली। आगे है रोशन ख्याली अर्थात खुले विचारों वाला या आज़ाद ख्याली। मेहतरानी सफाई का काम करने वाली स्त्री। फिर है पोर्ट्रेट हाथ की बनी तस्वीर। दिलकश जो मन को लुभाए, मन को लुभाने वाला। फिर है अर्केतिहाल, ये यूनानी दवा का एक नाम है। हीले टालम टोल करना या बहाने बनाना। टिंटेड पेपर चित्रकला में प्रयुक्त होने वाला एक कागज़ है जिसे टिंटेड कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन की, जो एक लेखक तथा चित्रकार रहे हैं। बचपन से ही इनकी बुद्धि क्रियात्मक रही है, कुछ न कुछ करने के प्रति इनका आकर्षण रहा। इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से बेहद प्रयास किए। उनके प्रयास में उनके शिक्षक और उनके परिवार ने भी बहुत सहयोग किया। यही कारण था कि अपना जीवन संवारने के लिए उन्हें पंख मिल गए अर्थात मौका मिल गया। एक बालक के भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा थी वह इन सभी कारणों से उभर कर सामने आई, क्योंकि उन्हें परिवार का और शिक्षकों का साथ मिला और इसके बाद फिर पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजा, उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। मकबूल फ़िदा हुसैन जाने माने चित्रकार तथा लेखक थे। उन्होंने अपने आरंभिक जीवन को यहाँ प्रस्तुत किया है। उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हुए किस प्रकार अपने भीतर के कलाकार को उभारा, वह हम हुसैन की कहानी में आगे पढ़ेंगे। उनके परिवार से कोई भी इस क्षेत्र से नहीं था। किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से। सभी उनके परिवार में व्यवसाय का कार्य करते थे, व्यवसाय करते थे। चित्रकला से किसी का संबंध नहीं था। यही कारण है कि उनकी प्रतिभा को उभर कर सामने आने में काफ़ी समय लगा। हुसैन को अपने दादा से बेहद लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद जब उनके दादा की मृत्यु हो गई तो जिस कमरे में वे रहा करते थे वह उसी कमरे में रहने लगा। अपने दादा को याद करता था और उसी कमरे में लेटा रहता था। इसके बाद उसकी अवस्था को देखते हुए घर वालों ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया। वहाँ उनके शिक्षक ने उनके भीतर छुपे हुए कलाकार को पहचाना और उनके जीवन को यहीं से एक नई दिशा प्राप्त हुई। हुसैन जी का कला के क्षेत्र में बेहद प्रमुख स्थान है, यहाँ तक कि उन्हें चित्रकला का स्तंभ माना जाता है। फिल्म जगत के लिए भी उन्होंने बहुत से विज्ञापन, होर्डिंग इत्यादि बनाए जो उनकी प्रसिद्धि का आधार बने। ऑयल पेंटिंग का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। कला फिल्म जगत में काफ़ी विवादों में उनकी यह कला रही, लेकिन किसी भी विवाद से वह रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। 1966 में उन्हें पद्मश्री सम्मान और 1973 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी आत्मकथा की बात करें तो जब हम प्रेरणा की बात करते हैं कि उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा की जब हम बात करें तो हमें ज्ञात होता है कि यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात विद्यार्थी को एक सही दिशा, एक सही मुकाम पर पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। अभिभावक और शिक्षक दोनों को ही अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को पहचान कर या अन्य कोई भी योग्यता है तो उसे पहचान कर, उनके भीतर की प्रतिभा को पहचान कर उसके विकास में सहयोग देना चाहिए, ताकि बच्चे के उज्जवल भविष्य के मार्ग की प्रशस्ति हो सके। इसका सार अब हम बात करते हैं। पहला है जो इसका अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ये उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है और यहीं उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विकास प्रारंभ हुआ और उनकी प्रतिभा धीरे धीरे सामने आई। दूसरा अंश रानीपुर बाज़ार का है, जहां उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को
व्यवसाय को स्वीकार करने के लिए दुकान पर बैठना शुरू किया, किंतु वहाँ भी उनके भीतर का कलाकार जो था वह उनसे चित्रकारी ही कराता रहा और अंत में उनके पिता ने स्वयं अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उनके रोशन ख्याली अर्थात आज़ाद विचारों ने हुसैन को एक महान चित्रकार बना दिया। दादाजी की जब मृत्यु हुई तो हुसैन उनके कमरे में बंद रहता, उनके बिस्तर में ही सोता रहता। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण ही अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहाँ उनके 6 दोस्त बने, मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, अरशद, हामिद कमर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फ़िदा, अत्तार आदि। सभी में 2 साल तक दोस्ती रही, फिर सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र यानी पूरी उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। विद्यालय में मकबूल ने ड्राइंग मास्टर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर जो चिड़िया बनाई उसे अपनी स्लेट पर हूबहू उतार दिया। फिर उसके बाद एक और वाक़या हुआ कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया और ब्लैक बोर्ड पर जब उन्होंने वो पोर्ट्रेट बनाया तब सभी को ज्ञात हुआ कि उनके भीतर वाकई एक कलाकार की सच्ची प्रतिभा छुपी हुई है। रानीपुर बाज़ार में जब चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर उनका सारा ध्यान दुकान की बजाय ड्राइंग और पेंटिंग पर लगा रहता था तो वह दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वालों के या सामने से गुजरने वालों के चित्र बनाता रहता, जिसमें से घूंघट ताने मेहतरानी का चित्र उन्होंने बनाया, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर का, पेच वाली पगड़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत, बकरी के बच्चे का स्केच। एक बार सिंगर्ड फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार भी आया। तब उन्होंने क्या किया, अपनी किताबों को बेचकर ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए कलर खरीदे और उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई। जब उनके पिता ने उनकी यह पेंटिंग देखी तो उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया, उन्हें यह पेंटिंग इतनी सुंदर लगी। फिर एक बार इंदौर के सर्राफा बाज़ार में जब वह लैंडस्केप बना रहे थे तो वहाँ उनकी मुलाकात बेंद्रे साहब से हुई। बेंद्रे साहब एक जाने माने कलाकार थे और फिर दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे। मकबूल ने एक दिन बेंद्रे जी को अपने पिता से मिलवाया और बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात भी की। तब मकबूल के पिता ने मुंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाए। उन्होंने बेटे के लिए अपनी सारी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नज़रअंदाज कर अपने बेटे को ज़िंदगी में वो करने की इजाज़त दी जो वह करना चाहता था। यह हुसैन के जीवन की वह महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी उनके करियर में, उनके आगे भविष्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने में विशेष भूमिका रही। तो यह सार है बच्चे इस पाठ का। जब हम प्रश्न उत्तरों की बात करें तो हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी के प्रश्न उत्तर अब आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? तो लेखक ने अपनी बोर्डिंग स्कूल के 5 मित्रों का जिक्र किया है। आपने नाम भी पढ़े, मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हामिद कमर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फ़िदा, ये सभी उनके मित्र थे। मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली जो थे ये इत्र बेचने का काम करते थे, कद छोटा था, नज़र ठहरी थी, गुणवान थे। मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता रहता था, गाने खाने का शौकीन था, पहलवानों जैसा कसा हुआ शरीर था। हामिद कमर हुसैन गप हाँकने में कुशल थे, बात मिलाने में कुशल थे, कुश्ती और दंड बैठक का उन्हें शौक था। अब्बासी अहमद का शरीर गठा था, आंखें जापानी सी थी, स्वभाव से बिजनेसमैन लगता था और हंसने का बड़ा आकर्षक ढंग था। अब्बास अली फ़िदा, इनका लहजा बड़ा नरम था, माथा ऊंचा था और वक्त के बड़े पाबंद थे और किताबें बहुत पढ़ते थे। सभी एक ही कक्षा के छात्र थे, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ थे, खुशमिजाज थे, इसी कारण इनमें आपस में सभी में मित्रता थी। जब हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, ये तो मैंने आपको इन 5 मित्रों के विषय में बताया, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो लेखक ने इनके शारीरिक कदकाठी आदि के विषय में बताया है, इनकी रुचि के बारे में बताया है और 5 मित्रों का परिचय दिया है। हुसैन को चित्रकला से प्रेम था, वह घंटों चित्रकारी करते थे और बाकियों के विषय में आपने सुना कि कोई गाने सुनना पसंद करता था, किसी को व्यायाम का शौक़ था, किसी को बातें करने का, तो कोई भोजन का शौकीन था। इस प्रकार इन सभी में मित्रता थी क्योंकि सभी खुशमिजाज थे और सभी आपस में मित्र थे, तो सभी को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा?
हम जानते हैं कि जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो वह दादा के कमरे में बंद रहता था, सोता भी वहीं था उनके बिस्तर पर, उनकी भूरी अचकन को ओढ़कर ऐसे सोता था जैसे स्वयं दादा उसकी बगल में सो रहे हों। घर में किसी से बातचीत नहीं करता था, गुमसुम रहता था। तो घर के सभी लोग भी उनके इस व्यवहार से बहुत चिंतित हो गए थे। दिन भर कमरे में बैठे रहना और उनकी यादों में खोए रहना भी उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था। और ये सभी वो बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लेखक अपने दादा से बहुत प्यार करते थे या विशेष लगाव रखते थे। अगला प्रश्न, लेखक जन्मजात कलाकार हैं। इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? हमने यहाँ पाठ में पढ़ा कि लेखक को जन्मजात कलाकार की संज्ञा दी गई है। वो अपने घर में चाचा की दुकान पर बैठकर चित्रकारी करते थे, लेकिन उनकी पहचान बोर्डिंग स्कूल में हुई, जहाँ उन्होंने अपने अध्यापक ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने जब ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और उसे बच्चों को नकल करने के लिए कहा, तो मकबूल ने वही अपनी स्लेट पर हूबहू चिड़िया उतार दी, यानी ड्रॉ कर दी, बना दी। अन्य विद्यार्थियों के लिए उतना आसान नहीं था। यहीं से पहली बार इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मकबूल में यह प्रतिभा जन्मजात है। उसके बाद तो वह कलाकार के रूप में आगे बढ़ते ही चले गए और फिर गांधी जी के जन्मदिन पर जब उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया तो इस बात की पुष्टि भी हुई कि उनमें यह प्रतिभा निश्चित रूप से विराजमान है। अगला प्रश्न, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उनके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? दुकान पर जब मकबूल बैठते थे तो बिज़नेस में, व्यवसाय में उनका अधिक ध्यान नहीं लगता था। उनका ध्यान रहता था ड्राइंग पर, पेंटिंग पर, चित्रकारी पर। तो वो क्या करते थे, दुकान और बाज़ार में जो लोग आते थे उनके चित्र बनाते थे। कोई सिर पर थैला लेकर घूम रहा है, उसका चित्र, बकरी के बच्चे का चित्र, घूंघट ताने मेहतरानी का चित्र, पेंच वाली पगड़ी, पठान की दाढ़ी, बकरी के बच्चे, इन सभी का चित्र वह बनाते रहते थे। इन क्रियाकलापों से उनके भीतर के कलाकार की पुष्टि हमें होती है। तो यहाँ उन्होंने अपनी स्केच को, हमने एक और बात पढ़ी थी कि स्केच को और खूबसूरत बनाने के लिए अपनी पढ़ाई की पुस्तकों को बेच दिया था, क्योंकि वो ऑयल पेंटिंग बनाना चाहते थे। तो इन सब बातों से हमें ज्ञात होता है कि लेखक में व्यवसाय से कहीं अधिक कला के प्रति रुचि थी। अगला प्रश्न, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। अब पहले तांगे पर इश्तिहार लगा दिया जाता था। फिल्म का इश्तिहार तांगे पर लगाकर शहर की गली कूचों में घुमाया जाता था। रंगीन कागज़ों पर हीरो हीरोइन की तस्वीरें छपी रहती थी, उन्हें बांटा जाता था। वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। पुराने समय की जब हम बात करते हैं तो पुराने समय का एक अलग तरीका रहा प्रचार और प्रसार का। अब सभी कार्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संभव हो जाते हैं। पहले जहाँ पोस्टर और विज्ञापन को घंटों बैठकर तैयार किया जाता था, अत्यधिक परिश्रम और कठिनाइयों का सामना होता था, सामान उपलब्ध नहीं है, कितने दिनों में कार्य संपूर्ण हो पाएगा, यह अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता था। घोड़े तांगे इक्के पर बैठकर मनोरंजन, सिनेमा इत्यादि का विज्ञापन किया जाता था, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में रेडियो, टेलीविज़न, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से आसानी से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। यहाँ कम लोगों और अधिक परिश्रम की अधिक गुंजाइश नहीं है। कम परिश्रम में भी अधिक लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं। आज के जो विज्ञापन हैं वे पहले के विज्ञापनों से अधिक रंगीन, आकर्षक और रुचिकर हैं, क्योंकि बहुत सा काम तो कंप्यूटर से हो जाता है। ऑयल पेंटिंग और कलर पेंटिंग इत्यादि का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि फ्लेक्स बोर्ड पर ही इश्तिहार निकालकर बड़े बड़े विज्ञापन सड़कों के किनारे, सिनेमा घरों के आसपास, छोटे छोटे कागज़ों पर प्रिंट करके गली मोहल्लों इत्यादि में भी चिपका दिए जाते हैं, जिससे दर्शक उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था और उसमें अब क्या बदलाव आया है? तो पहले लोगों का नज़रिया बहुत उत्साहवर्धन करने का नहीं था, क्योंकि कला को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। यह माना जाता था कि यह एक समय बर्बाद करने वाली कला है या कोई शौक है। अब कला के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है और आर्टिस्ट जो हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आज कला का विकास हर ओर हो रहा है और कला जो पहचान ले तो उसकी वास्तव में कहीं तो दूसरे शब्दों में पूजा की जाती है। यह रोज़गार का साधन भी है। संगीत, चित्रकारी, खेल, जितने भी क्षेत्र हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करता है, जो बेहतर प्रदर्शन करता है, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है और उन्हें जानती है, उनसे मिलने के लिए ललायित रहते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि गांव कस्बों में इसके विषय में खासा प्रचार नहीं था। तो अब कला के प्रति निश्चित रूप से लोगों का नज़रिया बदला है। अगला प्रश्न,
हुसैन की कहानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई हैं। हमने उन्हें संतान के भविष्य के प्रति चिंतित तो पहले शुरुआत से देखा है। जब वो अपने दादा के यादों में खोए रहते थे, गुमसुम रहते थे, तभी उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फ़ैसला किया था। तो हमेशा से हुसैन के जो पिता हैं वो अपने पुत्र के लिए वात्सल्यपूर्ण व्यवहार हमें दिखा है। प्रारंभ से ही हर स्तर पर उन्होंने अपने पुत्र को मदद करने की, सहायता करने का प्रयास किया है। बेहद प्यार करते हैं अपने पुत्र से। और जब वो अपनी दादा वाली, मैंने आपको जो घटना बताई, उस अवसाद से निकलने के लिए बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला कराते हैं। जब उनके पुत्र बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं तो उसकी सराहना भी करते हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उनके लिए ऑयल कलर्स भी मंगवाते हैं। और जब उनके पुत्र अपने सपनों के विषय में उनसे बातचीत करते हैं तो वह भी उन्हें साकार करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं। ऑयल पेंटिंग इत्यादि जो महंगे महंगे उनके कलर्स थे उनको मंगाने में भी रजामंदी दिखाते हैं और मंगाते हैं। तो इस प्रकार अपने पुत्र के साथ उन्होंने शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही पूरा सहयोग दिया और पूरी सहायता की और सराहनीय कदम उठाया जब उन्होंने भीतर के कलाकार को पहचान कर अपने पुत्र को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग दिया। निश्चित रूप से जब माता पिता अपने पुत्र की या पुत्री की प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चे भी आगे एक अलग ही खुश माहौल से खुशदिल होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो प्रसिद्धि भी बहुत हद तक निश्चित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि बेंद्रे साहब कौन थे और उन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में क्या किया। तो बच्चों, बेंद्रे साहब चित्रकला जगत की एक मशहूर हस्ती थे। उन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग इत्यादि बनाने में महारत हासिल थी और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। उनकी खासियत थी कि वह तत्काल इस तरह की पेंटिंग्स बना लिया करते थे। हुसैन के मन में किस फिल्म के पोस्टर को देखकर ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया? तो उनके मन में सिंहगढ़ फिल्म का जब उन्होंने पोस्टर देखा तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि उन्हें भी इस तरह की कला जो है उसमें अपना हाथ आजमाना चाहिए और इस तरह की ऑयल पेंटिंग बनानी चाहिए। 1933 में बेंद्रे द्वारा कैनवस पर बनाई गई पेंटिंग का क्या नाम था और उस पेंटिंग को किसने सम्मानित किया? तो उस पेंटिंग का नाम था वैगबर्न और इसे मुंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल देकर सम्मानित किया था। विद्यालय में महापुरुषों की जयंती क्यों मनाई जाती है? तो महापुरुषों की जो जयंती मनाते हैं बच्चों, उसके पीछे उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया और जिन परिस्थितियों में किया उन सबको बच्चों के सामने रखने का प्रयास होता है ताकि बच्चे उनके जीवन से कुछ बेहतर सीख पाएँ और कुछ महान व्यक्तित्वों को जानकर उनके जैसा बनने का प्रयास करें। तो मुख्य रूप से जब जयंती मनाई जाती है तो यह संदेश देने का एक प्रयास होता है कि जो लोग आज हमारे लिए मरकर भी जिंदा हैं उनका सम्मान करें और बच्चों से उसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा करें। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। जब आपने प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं और पाठ का सार आप पढ़ चुके हैं तो पाठ के निष्कर्ष की बात करते हैं। एक बार फिर से अब पुनराभ्यास भी हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ में व्यक्ति के भीतर नहीं तो जन्मजात कलाकार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। लेखक ने अपने जीवन में किए गए संघर्षों को बताया है। व्यक्ति के भीतर जो जन्मजात कलाकार छुपे होते हैं, जो कलाएं छुपी होती हैं जिन्हें निकाल कर बाहर लाना शिक्षक के और अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जानने का प्रयास किया है। लेखक ने अपने जीवन में किए गए संघर्षों को भी बताया है। आरंभिक जीवन में किस प्रकार उनकी प्रतिभा की पहचान की गई, उस प्रतिभा को निखारने के लिए शिक्षक ने और उनके परिवार ने कैसे उनकी मदद की। समाज में सभी विद्यार्थियों को यदि इस प्रकार की सहायता मिले तो समाज में हमारे विद्यार्थियों को एक मंजिल मिलना बहुत आसान हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी के उद्देश्यों को पहचान पाएंगे, अपने जो उनके स्तर हैं उस स्तर से बेहतर करने के लिए ज्ञान जान पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, जब आप अपना फील्ड में, क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके विषय में जान जाएंगे, तब आपकी मेहनत सही दिशा में होगी और अवश्य ही रंग लाएगी। यहाँ लेखक के भीतर एक चित्रकार छुपा था जिसकी पहचान विद्यालय में की गई। विद्यालय की प्रेरणा से बालक ने चित्रकारी के क्षेत्र में हाथ आजमाया और जब पिता का साथ मिला तो उसके वो सपने भी पूरे हो गए जो कहीं भीतर छुपे थे।
अगर परिवार साथ नहीं देता या विद्यालय में उसकी कला का परिचय नहीं होता तो शायद वो बालक अपने पिता के व्यवसाय में उलझा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने ही उसका साथ दिया और इसी कारण वह एक महान कलाकार के रूप में आज भी जाने जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।